नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गैलेक्सी टीचर्स क्लासेस में। इसके पहले एक पार्ट हमने कवर किया था 2019 सुपर टेट का मैथ्स के, जिसमें हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस कवर किए थे। अब पार्ट 2 आ गया है 2019 सुपर टेट की मैथ्स के अगले 10 क्वेश्चन इस पार्ट में हम लोग कवर करते हैं। आते हैं सीधे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। सबसे छोटी भिन्न बतानी है और 4 ऑप्शन है, 6/11, 13/18, 15/22 और 19/36। तो इन्हीं 4 ऑप्शंस में से हम लोग चेक कर लेते हैं कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। तो ए और सी ऑप्शन अगर हम पकड़ें, 6/11 और 15/22, और इधर कौन से ऑप्शन है, बी और डी। बी और डी की बात करें तो बी ऑप्शन 13/18 और 19/36। तो छोटी भिन्न पता करनी है, सॉल्व करते और निकालते अपना आंसर। यहाँ पर डिनोमिनेटर 11 है और यहाँ पर 22 है, तो डिनोमिनेटर सेम करते, ऊपर नीचे क्या करेंगे, 2 की गुणा। तो 6 दूनी 12/22, 12/22 और इसकी तुलना अगर हम 15/22 से करें तो 15/22 तो हो गया बड़ा, लेकिन हमको क्या चाहिए, सबसे छोटा। तो 15/22 तो आंसर नहीं होगा। अब चेक करते हैं इन दोनों में, 13/18, 19/36। डिनोमिनेटर सेम करते हैं यहाँ पर भी, तो 18 में अगर 2 की गुणा करेंगे तो ये 36 बन जाएगा। इस पूरे नंबर में ऊपर नीचे 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर बनेगा 26/36। 26/36 और 19/36, इन दोनों में छोटा कौन, 19/36। तो ये आंसर भी नहीं हो सकता। तो कौन सा, बी ऑप्शन भी कट गया। ए और सी में फाइट होनी है अब, ए और सी में। तो ए ऑप्शन क्या है, 6/11 और बी ऑप्शन 19/36। नीचे यहाँ पर 11 है और यहाँ पर 36 है, नीचे यहाँ पर 11 है और यहाँ पर 36 है। तो दोनों नंबर में एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि 36 और 11 कट जाए। 36 और 11 कट जाए तो इसके लिए मल्टीप्लाई करनी होगी दोनों नंबर में 11 और 36 की। तो 11 से 11 कट जाएगा, 36 गुणे 6, 216 बचेगा इधर। यहाँ पर 36 से 36 कटेगा, 19 गुणे 11, 198 बचेगा। अब दोनों में छोटी संख्या कौन सी, छोटी संख्या 198 कहाँ से मिली थी, 19/36 में। तो यहाँ पर सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी, 19/36 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। 12 नंबर सवाल में बोला है, एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि होती है, उसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत घटा दी जाए ताकि उसका क्षेत्रफल एक समान बना रहे। तो क्षेत्रफल आयत का होता है एरिया बराबर लेंथ इंटू विड्थ। तो 2 केस है। पहला केस एरिया हमने मान लिया L1 लेंथ इंटू B1 विड्थ बराबर, सेकेंड केस में लेंथ L2 इंटू विड्थ B2 मान ली। दोनों को हमने बराबर कर दिया और अब यहाँ से सॉल्व करते हैं। बोला गया लंबाई कितनी बढ़ रही है, 25%। 25% की वैल्यू, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। 1/4 का मतलब क्या है, पहली लेंथ अगर 4 रही होगी तो बाद वाली लेंथ इसमें 1 बढ़ जाएगी, 1 बढ़ के बाद वाली लेंथ आ जाएगी 5 इंटू B1 बराबर 5 इंटू B2। तो यहाँ से B1/B2 की वैल्यू आ जाएगी आपको, इनका रेशियो मिलेगा B1/B2 बराबर 5/4। B1/B2 की वैल्यू आ गई 5/4, यानी कि चौड़ाई पहले अगर 5 यूनिट रही होगी तो अब 4 यूनिट हो गई। 5 यूनिट पहले थी, अब कितनी हो गई, 4 यूनिट। तो आप कहोगे 1 की कमी आ गई। 1 की कमी कितने पर, 1 की कमी 5 पर। प्रतिशत में निकालना है तो 100 की मल्टीप्लाई करेंगे, 1/5 गुणे 100%। यहाँ से सॉल्व करेंगे 5 से 1 बार और 5 से 20 बार, तो 20% की कमी आएगी इसकी विड्थ में। 20% ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी यहाँ हो गया करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 नंबर सवाल में आपसे पूछा है 1.27 बार इज इक्वल टू 1.27 बार बराबर किसके है। तो 1.27 और इस पर क्या लगा है, बार। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1.272727 और ये चलता ही रहेगा इनफाइनाइट तक। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए एक बेसिक तरीका देख लेते और फिर इसको ट्रिक से भी करेंगे।
तो इसकी वैल्यू हमने क्या मान ली, के बराबर कितना है 1.2727 और ये चलता रहेगा। अगर यहाँ पर हम 100 की मल्टीप्लाई करें तो 100 के बराबर किसके होगा, 100 के आपका बराबर आ जाएगा 100 की मल्टीप्लाई इधर होके 127 और ये चलता रहेगा। अब इस 100 के से के माइनस कर लेंगे, के माइनस करेंगे कितना माइनस होगा 1.2727 और ये भी इन्फिनिट तक जाएगा। तो 100 के माइनस के कितना हो गया 99 टाइम्स ऑफ के बराबर किसके 127 माइनस 1। 127 में 1 माइनस होगा क्योंकि डेसिमल के बाद वाला पार्ट तो सेम है, डेसिमल के बाद वाला पार्ट आप देखो वो सेम है तो वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 127 में 1 माइनस होगा, बचेगा कितना 126। अब ये 9 से कटेगा 11 बार और 9 से कटेगा 14 बार। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आई अपने पास, k की वैल्यू आ जाएगी 14/11 14/11। 14/11 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी मिल गया। ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर। ये हो गया बेसिक तरीका। अब इसकी एक ट्रिक देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर बेसिक तरीका हमने देख लिया, अब इसकी ज़रा एक ट्रिक देख लेते हैं। नंबर क्या है 1.27 और इस पर बार, इसकी वैल्यू आपको बतानी है रेशनलाइज फॉर्म में, परिमेय रूप में इसकी वैल्यू बतानी है। तो कैसे निकालेंगे, पहले पूरा नंबर लिख लो 127 माइनस कर दो इसमें से। अब इस नंबर में जितने भी नंबर पर बार नहीं था उसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर बार कहाँ नहीं था, 1 पर नहीं था तो 1 माइनस कर देंगे। 127 माइनस 1 डिवाइड बाई जितनी संख्याओं पर बार है उतनी बार नीचे लिख लो 9। इसको हल करो, 127 में 1 गया तो 126 बटे में कितना 99, किससे कटेगा 9 से 11 बार और 9 से 14 बार। तो आंसर आ गया 14/11। ये हो गई इसकी शॉर्ट ट्रिक। 14/11 ऑप्शन नंबर सी मिल गया। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर 14/11। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14 नंबर सवाल में आपको दिया गया है A sum of money doubles itself in 15 years with compound interest. It will becomes 8 times in. 8 गुना होने में कितना समय लगेगा। कोई अमाउंट है 1 रुपया मान लो आपने लगाया, वो 15 वर्षों के बाद कितना हो जाता है डबल, कितना 2 गुना। अब आपसे क्या पूछा है 8 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, पिछला वाला जो अमाउंट होगा अगले साल के लिए वो प्रिंसिपल हो जाता है। तो 1 रुपया लगाया आपने, 15 साल बाद वो कितना बन गया 2 रुपया। अब अगले 15 साल के बाद क्या होगा, अगले 15 सालों के लिए ये 2 रुपया क्या होगा प्रिंसिपल की तरह काम करेगा। प्रिंसिपल की तरह काम करेगा तो अगले 15 साल बाद क्या हो जाएगा, ये भी 2 गुना हो जाएगा। तो 2 का 2 गुना कितना 4। 1 से 4 होने में 15 30 वर्ष लग चुके हैं। अब देखते हैं 8 गुना होने में कितना टाइम लगेगा। अब 4 का 2 गुना 8, 4 का 2 गुना 8, 8 बनने में कितना 15 साल और लगा। तो पहले अगर हमने 1 रुपया लगाया तो फाइनल कितना मिल रहा है 8 रुपया। 8 गुना होने में टाइम कितना लग गया 15 + 15 30 + 15 45, 45 ईयर्स, 45 वर्ष का आपको समय लगेगा। ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन सी यहां पर हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बाकी इस क्वेश्चन को आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, 1 से 2 होने में 15 वर्ष, 1 से 2 होने में 15 वर्ष, 2 की पावर कितनी है 1 और 1 से कितना बनाना है 8, 1 से कितना बनाना है 8, 8 बराबर कितना होता है 2 की पावर 3। तो 1 से 2 की पावर 3 बनानी है तो टाइम कितना लगेगा। 1 पावर लगती है 15 साल में तो 3 पावर 15 × 3 45 साल। तो यहाँ पर सही आंसर आ जाएगा अपना 45 ईयर्स, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है इफ a की पावर x बराबर है b की पावर y बराबर c की पावर z और दे रखा है b² बराबर है ac के। तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है
y की, देन y इज, तो y की वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ पर पहला काम क्या करेंगे, a की पावर x बराबर b की पावर y बराबर c की पावर z, इसको लिख लेते हैं k के बराबर, इसको लिख लेंगे k के बराबर। अब a b c की वैल्यू कैसे आएंगी, a की वैल्यू आपको मिलेगी k की पावर 1/x, a की पावर x बराबर k के है, तो a बराबर आ जाएगा k की पावर 1/x, दोनों तरफ पावर में 1/x लगा देंगे। देखो a की पावर x बराबर अगर k के है तो a की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ पावर 1/x लगा देंगे, तो पावर 1/x लगेगी, तो a की पावर x इंटू 1/x कितना बचा, a की पावर 1 बराबर k की पावर 1/x। इसी तरह से बाकी क्वेश्चन, इसी तरह से बाकी वैल्यू निकालते हैं। b की वैल्यू आएगी k की पावर 1/y और c की वैल्यू आएगी k की पावर 1/z। आगे आपको दे रखा है कि b स्क्वायर बराबर है ac के, b स्क्वायर बराबर है ac के, तो यहाँ से आप a b c तीनों की वैल्यू k के टर्म्स में रखेंगे, तो k की वैल्यू 2/y बराबर हो जाएगा k की वैल्यू 1/x प्लस k की वैल्यू 1/z। अब यहाँ से थोड़ा इसको रफ करते हैं, आगे लिखते हैं। तो k की पावर 2/y बराबर आपको मिल जाएगा k की पावर, यहाँ पर मल्टीप्लाई में है a इंटू सी, तो बीच में साइन मल्टीप्लाई का आएगा। अब सेम बेस है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स इनकी ऐड हो जाती हैं, सेम बेस है मल्टीप्लाई होंगे तो पावर्स ऐड हो जाएगी, तो k की पावर 1/x प्लस 1/z दोनों को ऐड करेंगे, 1/x प्लस 1/z तो मिलेगा x प्लस z अपॉन x इंटू जेड। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे k की पावर 2/y बराबर है k की पावर x प्लस z अपॉन एक्स जेड के, तो यहाँ से 2/y बराबर हो जाएगा x प्लस z अपॉन x इंटू जेड के। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू फाइनल कितनी आएगी अपने पास, y की वैल्यू आ जाएगी y बराबर हो जाएगा 2 गुणे एक्स जेड 2xz डिवाइडेड बाई x प्लस जेड। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर। वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 2xz अपॉन z प्लस x। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 नंबर सवाल में आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 9z स्क्वायर प्लस 6yz इज फैक्टराइज्ड एज। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं। छोटा कैसे बनाएंगे हम लोग, z की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में 0 पुट कर देते हैं। अगर z की वैल्यू 0 हो गई तो ये पार्ट 0 और ये पार्ट भी 0। अब कितना पार्ट बचा अपने पास, अपने पास बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसके अगर फैक्टर करें तो आपको एक फैक्टर मिलेगा x प्लस वाई और एक फैक्टर मिलेगा x माइनस वाई। अब आते हैं हम लोग अपने ऑप्शंस पर, अपने ऑप्शन पर आते हैं। z बराबर 0 रखने पर आंसर क्या आएगा, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो अगर z बराबर 0 रखेंगे तो ये पार्ट 0 और ये पार्ट 0। यहाँ क्या मिल रहा है, x प्लस वाई, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। सेकंड ऑप्शन में आते हैं, z बराबर 0 तो ये पार्ट 0 हो जाएगा और ये पार्ट भी 0। यहाँ मिला x माइनस वाई, तो ये भी हो जाएगा गलत। तीसरे पार्ट पर आए तो z बराबर 0, ये पार्ट 0 हो गया। x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई ये मिल गया, तो तीसरा वाला ऑप्शन आंसर हो सकता है। अभी इसको होल्ड पर रखते हैं, चौथे ऑप्शन को चेक करते हैं। z बराबर 0 रखा तो मिला x माइनस वाई एक्स माइनस 2y, तो ये भी ऑप्शन गलत है। केवल एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 9z स्क्वायर प्लस 6yz, इसके फैक्टर्स होंगे x प्लस वाई माइनस 3z इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 3z। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17,
क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है आपसे इन अ ट्रेपेजियम द लेंथ ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स आर ए एंड बी। तो ट्रेपेजियम बना लेते हैं जल्दी से। ट्रेपेजियम जिसकी दो साइड पैरेलल होती हैं आमने सामने की, इसको हमने बना लिया। नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। आगे क्या दे रखा है, इनकी पैरेलल साइड्स का लेंथ आपको दे रखा है ए और बी। तो इस साइड का नाम, इसकी लंबाई ए मान ली और इसकी लंबाई बी मान ली। आपसे क्या पूछा है, लेंथ ऑफ लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स नॉन पैरेलल साइड। नॉन पैरेलल साइड ए डी इसका मिड पॉइंट और बी सी, इसके मिड पॉइंट को जो लाइन जोड़ रही है उसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो इसकी लंबाई आपकी होती है, डायरेक्ट आप लिख लो ए प्लस बी अपॉन टू। ए प्लस बी अपॉन टू, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए प्लस बी अपॉन टू, ऑप्शन नंबर बी। तो ए प्लस बी अपॉन टू हो जाएगा करेक्ट आंसर। लेकिन एक एडिशनल इंफॉर्मेशन और देख लेते हैं। कभी कभी आपसे पूछ लेगा डायगोनल बी डी और ए सी। डायगोनल बी डी और ए सी ये जहाँ पर मीट करेंगे इसका नाम दे दिया ओ, और आपसे इसकी लेंथ पूछ लेता है, इसका नाम दे देते हैं पी और क्यू। मिड पॉइंट और डायगोनल जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पार्ट की लेंथ आपसे पूछ लेगा, पी क्यू की लेंथ। तो लेंथ ऑफ पी क्यू, इसको भी आप लोग नोट कर लो, ये बराबर होती है बड़ी वाली साइड बी माइनस छोटी वाली साइड ए डिवाइडेड बाई टू के बराबर। तो पी क्यू की लेंथ हो जाएगी आपकी यहाँ पर बी माइनस ए अपॉन टू, और आपसे पूछा था यहाँ पर लेंथ ऑफ दिस साइड, इस साइड की लेंथ पूछी थी, तो ये आ गई अपने पास ए प्लस बी अपॉन टू। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर सवाल में आपको दिया गया है द एजेस ऑफ 6 स्टूडेंट्स इन अ क्लास आर गिवन एज। 6 बच्चों की एज गिवन है 13, 14, 18, 16, 19 और 12। इनका आपसे मीडियन पूछा है। तो मीडियन किसी भी डेटा का निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस डेटा को अरेंज फॉर्म में लिखना पड़ेगा, अरेंज्ड फॉर्म में। तो या तो असेंडिंग ऑर्डर या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। पहले सबसे छोटा टर्म 12, फिर 13, फिर 14, फिर 16, फिर 18 और फिर 19। ये 6 टर्म हो गए। अब मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन के 2 फॉर्मूले होते हैं। मीडियन बराबर होगा आपका, 2 फॉर्मूले होंगे। पहला फॉर्मूला n प्लस 1 अपॉन टूथ टर्म, n प्लस 1 बटे टूथ टर्म। ये कब होगा, ये तब होगा जब n की वैल्यू क्या होगी, ऑड। और दूसरा फॉर्मूला होता है मीडियन का n बाई टूथ टर्म और n बाई 2 प्लस 1th टर्म का हाफ। n बाई टूथ टर्म और n बाई 2 प्लस 1th टर्म दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहां से मीडियन निकल के आएगी। और ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब n की वैल्यू क्या हो, इवन। n मतलब क्या, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स यहां पर कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो नंबर ऑफ टर्म्स 6 है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स इवन है। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा अपना सेकंड वाला फॉर्मूला। n की वैल्यू अगर 6 रखेंगे तो 6 बटे 2 3। तीसरा टर्म कौन सा है, 14 और 3 1 4। चौथा टर्म 16। दोनों को जोड़ के डिवाइड करना है 2 से, तो दोनों को जोड़ेंगे 14 प्लस 16 कितना आएगा, 30, और डिवाइड करना है 2 से, 30 अपॉन 2 कितना, 15। तो 15 हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन बी हो गया अपना करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर सवाल में पूछा है आपसे केंद्रीय प्रवृत्ति के तीनों मापों में आनुभविक संबंध है। 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं और इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं सॉल्व। तो एक रिलेशन होता है मोड माइनस मीडियन अपॉन मीडियन माइनस मीन।
मोड माइनस मीडियन अपॉन मीडियन माइनस मीन, ये रेशियो बराबर होता है 2/1 के। अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं और इक्वेशन बनाते हैं। इनको रीअरेंज करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई मोड माइनस मीडियन में, तो मोड माइनस मीडियन मिला। मोड माइनस मीडियन बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 इंटू मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। ऑप्शन पर अगर देखें तो 3 मीडियन, मीडियन के टर्म्स में मोड और मीन की वैल्यू बतानी है, तो मीडियन वाले टर्म एक तरफ कर लेते हैं, मीडियन वाले टर्म एक तरफ, तो 2 मीडियन और माइनस मीडियन इधर आके जुड़ेगी तो 3 टाइम्स ऑफ मीडियन। 3 टाइम्स ऑफ मीडियन बराबर हो जाएगा आपका मोड और प्लस माइनस का 2 मीन उधर जाएगा तो जुड़ेगा प्लस का 2 मीन। तो यहाँ से रिलेशन क्या मिला, 3 मीडियन बराबर है मोड प्लस 2 मीन के। 3 मीडियन बराबर है मोड प्लस 2 मीन के, कहाँ पर मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का। अब हम लोग बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 20। 20 नंबर सवाल में आपको दे रखा है इफ अ पर्सन लूजेस 20% ऑन सेलिंग प्राइस, 20% लॉस करता है किस पर, सेलिंग प्राइस पर, तो आपको बताना है कि सीपी पर कितना लॉस करेगा। तो यहाँ पर हम लोग रेशियो लिख लेते हैं सीपी, एसपी और लॉस का। 20% लॉस का मतलब क्या है, 20% लॉस का मतलब क्या है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 20/100, 20 से कटेगा एक बार और 20 से कटेगा 5 बार, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी 1/5। 20% लॉस का मतलब क्या है, 20% लॉस ऑन एसपी, यानी 5 रुपए की कोई चीज़ हम बेच रहे हैं तो उस पर 1 रुपए का नुकसान हो रहा है। कोई चीज़ अगर हम 5 रुपए की बेचते हैं तो 1 रुपए का उसका हो रहा है नुकसान। तो सेलिंग प्राइस अगर 5 रुपया है तो लॉस कितना, 1 रुपया। अगर कोई चीज़ हम 5 रुपए में बेच रहे हैं तो 1 रुपए का नुकसान हो रहा है, तो आप बता सकते हो उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी। कॉस्ट प्राइस यानी लागत मूल्य कितनी रही होगी, उसकी लागत मूल्य आ जाएगी 6 रुपये। 6 रुपए की चीज़ को आप 5 में बेचोगे तब जाके आपको 1 रुपए का नुकसान होगा। आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि सीपी पर कितना लॉस हुआ, तो लॉस कितना, 1, सीपी पर बताना है 1/6, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। यहाँ से सॉल्व करते और निकालते अपना आंसर। 2 से कट जाएगा 3 बार और 2 से 50 बार, 1 गुणे 50, 50/3, तो 50/3 यहाँ पर हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर। इसी के साथ इस सेशन को हम लोग ओवर करते हैं। सुपर टेट 2018 के 20 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए 2 पार्ट में, और सुपर टेट 2019 के भी 20 क्वेश्चन हम लोग कवर कर चुके हैं पार्ट 2 में। अब हम लोगों की रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी 11 तारीख से, 11 सितंबर से, जैसा कि प्रॉमिस किया था आप लोगों से टीचर्स डे वाले दिन कि एक बैच आएगा स्पेशल यूपी टेट और सुपर टेट को टारगेट करते हुए। तो वो बैच हम लोगों का स्टार्ट हो रहा है 11 सितंबर से। तो इसी तरह के कंटेंट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए गैलेक्सी टीचर्स क्लासेस के साथ। धन्यवाद, मिलते हैं फिर से अगली क्लास में।